सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 13 फरवरी के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख ले रहे हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 13 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं मेरठ सुरूरपुर वाले को जो है वो तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि इन्होंने मतलब कि 25 जो जीके जीएस के क्वेश्चन है ना, इन्होंने बिल्कुल हूबहू जो है वो लिख कर भेजे हैं। तो इनको जो है मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ। इसी प्रकार से आपका जब भी एग्ज़ाम होता है ना, तो आप भी अपने क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप जाकर जो है वहाँ पर क्वेश्चन जरूर भेजा कीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि लुई नगाई नी मुख्य रूप से जो है ना किस राज्य में मनाया जाने वाला जो है एक प्रमुख बीज बोने वाला जो है ये आपका त्यौहार है। तो देखिए, ये जो आपका लुई नगाई नी का जो त्यौहार है ना, ये आपके मणिपुर राज्य में जो आपका मनाया जाता है। और मुख्य रूप से जो है ये आपका मतलब कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो है आपका मनाया जाता है। और किस समुदाय के द्वारा अगर ये पूछा जाए तो ये आपका नागा जनजाति, जैसे कि आपका तांगखुल हो गया, रोंगमई या फिर आपके माओ जनजाति के द्वारा जो है ना इस त्यौहार को जो आपका मनाया जाता है। और ये आपका प्रत्येक वर्ष जो है ना ये 14 से 15 फरवरी के आसपास जो है इस त्यौहार को मणिपुर राज्य में जो आपका मनाया जाता है। और किस उद्देश्य से, तो देखिए, बीज बोने के समय अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करना और संस्कृति का प्रदर्शन करना, इस उद्देश्य से जो इस त्यौहार को जो आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी मणिपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मणिपुर राज्य के अन्य त्यौहार की बात कर ले जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि यायो सांग हो गया, निगोल चाकोबा हो गया, जो कि एक आपका पारिवारिक भाई बहन का जो आपका मिलन का त्यौहार है। इसके अलावा साजिबू चेरोबा हो गया, जो कि आपका नववर्ष का त्यौहार है। लाई हरोबा, जो कि आपका देवताओं का उत्सव है। इसके अलावा कांग और आपका लुई नगाई, जो कि आपका बीज बोने का त्यौहार है। ये सारे जो आपके त्यौहार है ना, ये आपके मणिपुर राज्य में जो आपके मनाए जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि द पेंटर ऑफ साइन, ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा जो आपका लिखा गया है, जहाँ पे इस प्रकार की 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये द पेंटर ऑफ साइन, ये जो आपका पुस्तक है ना, ये आपके आर.के. नारायण जी के द्वारा जो आपका लिखा गया है। और आर.के. नारायण जी के द्वारा लिखी गई अगर अन्य पुस्तकों की बात कर ले जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि स्वामी एंड फ्रेंड्स हो गया, द गाइड हो गया, जिसके लिए मतलब कि आर.के. नारायण जी को जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी जो आपका दिया गया था। इसके अलावा मालगुडी डेज, ये सारी जो पुस्तकें ना, ये आपके आर.के. नारायण के द्वारा जो आपके लिखे गए हैं। तो ऑप्शन बी आर.के. नारायण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि भारतीय भाषाओं का पहला आधिकारिक भाषाई सर्वेक्षण जो है ना, यानी लिंग्विस्टिक सर्वे जो है, ये कब शुरू हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय भाषाओं का पहला जो आपका व्यवस्थित और व्यापक सर्वेक्षण जो है ना, ये आपके सर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के नेतृत्व में जो है ये आपका किया गया था। इसलिए इसे आपका लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जो आपका जाना जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस सर्वेक्षण का जो प्रस्ताव है ना, ये आपके 1886 में जो है वियना कांग्रेस में जो आपका रखा गया था। लेकिन आधिकारिक तौर पर जमीनी स्तर पर जो इसका कार्य है ना, ये आपका 1894 में जो आपका शुरू हुआ था। और ये जो आपका सर्वेक्षण लगभग 30 वर्षों तक चला। और 1928 में जो ये आपका सर्वेक्षण है ये आपका पूरा हुआ था। और इसका परिणाम क्या रहा था, तो ये इस सर्वेक्षण के दौरान जो है ना गियर्सन ने भारत में जो है 179 भाषाओं और 544 बोलियों की पहचान भी जो ये आपके किए थे। और इसका महत्व क्या रहा था, तो देखिए, ये जो आपका कार्य है ना कुल आपके 11 खंडों में आपका प्रकाशित हुआ था। और आज भी ये आपका भारतीय भाषा विज्ञान के अध्ययन के लिए जो है ना सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज जो आपका माना जाता है। यानी अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर ले कि भारतीय भाषाओं का पहला जो आधिकारिक भाषाई सर्वेक्षण जो है ना, ये आपका वर्ष 1894 में जो आपका शुरू हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बात है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है ना,
ये आपके किसके पहले अध्यक्ष थे, ये आपका पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि विमेश चंद्र बनर्जी जो है ना, ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC के जो है ना, ये आपके पहले अध्यक्ष जो आपके बनाए गए थे। और उन्होंने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है, ये आपका दिसंबर 1885 में जो वो किए थे। जैसे कि आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है, ये आपका दिसंबर 1885 में जो आपका किया गया था। और ये जो आपका अधिवेशन है, पहला अधिवेशन, ये कहाँ पर हुआ था, मतलब कि कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये जो आपका अधिवेशन है ना, ये आपका बॉम्बे, जो कि वर्तमान में आपका मुंबई है, और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो है ना, ये आपका आयोजित किया गया था। और पहले अधिवेशन की क्या क्या विशेषता रही थी, तो देखिए इस पहले सत्र में जो है ना, कुल आपके 72 प्रतिनिधियों ने जो आपका भाग लिया था। और कांग्रेस की स्थापना ये जो आपका किसके द्वारा किया गया था, तो आपके A.O. ह्यूम के द्वारा जो आपका किया गया था। और विमेश चंद्र बनर्जी जो है, मैं आपको बता दूं कि पेशे से जो है एक आपके सफल बैरिस्टर थे। और उन्हें आपका मतलब कि इन्होंने जो है 2 बार जो आपका कांग्रेस के अध्यक्ष जो आपके चुने गए थे। एक बार तो आपका पहला जो अधिवेशन हुआ था 1885 में, इसकी अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा आपका किया गया था। और दूसरी बार जो आपका कांग्रेस का 8वां जो आपका सत्र रहा था ना, जो कि आपका 1892 में इलाहाबाद में आपका आयोजित किया गया था। और इलाहाबाद का नाम वर्तमान में जो है, ये आपका प्रयागराज जो आपका कर दिया गया है। तो इस 8वें सत्र की भी जो अध्यक्षता है ना, वो इन्हीं के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ग्रीक भारतीय कला को जो है ना, अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये ग्रीक भारतीय कला को जो है, ये आपका गंधार कला के नाम से जो आपका जाना जाता है। और गंधार कला शैली का जो विकास है ना, ये प्राचीन भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, यानी जो कि वर्तमान में आपका पेशावर और अफगानिस्तान के पास में हुआ था। और ये भारतीय और यूनानी कला का जो है ना, एक आपका अनूठा मिश्रण भी है, इसलिए इसे आपका ग्रीक बुद्धिस्ट आर्ट या फिर इंडो ग्रीक कला भी जो आपका कहा जाता है। और इसके अगर संरक्षक की बात कर ले, तो देखिए इस कला शैली का मुख्य रूप से जो है ना, ये आपके कुषाण वंश के शासक, विशेषकर आपके सम्राट कनिष्क के काल में जो है ना, ये आपका सबसे अधिक प्रोत्साहन जो है आपको देखने को मिला था। तो ऑप्शन बी गंधार कला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है ना रेसलिंग यानी कुश्ती के जो है प्रमुख प्रकार है। जहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपके दिए गए थे। एक स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि ये जो आपका एक इंडो रोमन है। सेकंड आपका दिया गया था कि इसमें आपका फ्री स्टाइल का प्रयोग जो आपका किया जाता है। ये 2 स्टेटमेंट आपका दिया गया था। और इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये पहले अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात कर ले, तो ये फ्री स्टाइल जो है ना, ये आपका कुश्ती का एक आपका वैश्विक और ओलंपिक प्रकार है। इसमें पहलवान जो है ना, अपने प्रतिद्वंदी को चित करने के लिए अपने हाथों और पैरों दोनों का उपयोग जो आपका कर सकता है। और प्रतिद्वंदी की टांगों को भी जो है आपका पकड़ सकता है। और भारत के जो अधिकांश ओलंपिक पदक जैसे कि बजरंग पूनिया हो गए, रवि दहिया हो गए, इसी श्रेणी में जो है आपके आते हैं। तो फ्री स्टाइल तो ये आपका कुश्ती से संबंधित है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाएगा। पहले स्टेटमेंट में आपका जो वो आपका इंडो रोमन जो आपका दिया गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि कुश्ती का जो दूसरा मुख्य प्रकार है ना, ये आपका ग्रीको रोमन होता है, ना कि आपका इंडो रोमन होता है। और इस शैली में पहलवान जो है केवल अपने शरीर के ऊपरी हिस्से यानी कमर से ऊपर का उपयोग जो है आपका कर सकता है। और इसमें प्रतिद्वंदी को टांगों को पकड़ना या फिर अपनी टांगों का उपयोग करना भी जो ये आपका वर्जित है। इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, यानी दूसरा ही स्टेटमेंट आपका सही है। तो ऑप्शन बी केवल 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि इमा कैथल या जिसे आपका मदर्स मार्केट भी कहा जाता है, जो दुनिया का एकमात्र ऐसा बाजार है जो पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा संचालित है, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए इमा कैथल या फिर मदर्स मार्केट की बात कर ले, तो ये आपका मणिपुर के इम्फाल में जो है आपका स्थित है। तो ऑप्शन में आपका इम्फाल दिया गया था। तो ऑप्शन बी इम्फाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि टोडा भाषा के संबंध में जो है ना निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जहां पर 2 कथन आपका दिया गया था। पहला कथन आपका दिया गया था ना कि ये जो आपका एक लुप्तप्राय यानी इंडेंजर्ड भाषा है। सेकंड कथन आपका दिया गया था ना कि ये जो आपका एक प्रोटो दक्षिण द्रविड़ भाषा है। ये 2 कथन आपके दिए गए थे। और इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए अगर पहले कथन की बात कर लेना, तो देखिए यूनेस्को के अनुसार जो है टोडा भाषा को जो है ना ये आपका गंभीर रूप से जो है ये आपका लुप्त प्राय श्रेणी में जो आपका रखा गया है। और इसे बोलने वाले लोगों की संख्या जो है ना ये आपका बहुत कम जो ये आपका बची हुई है। और ये आपका मुख्य रूप से जो है
तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में रहने वाली टोडा जनजाति के द्वारा जो है ना इस भाषा को जो आपका बोला जाता है, लेकिन ये आपका एक लुप्त प्राय श्रेणी में जो है आपका रखा गया है। तो पहला कथन तो आपका जो वो सही दिया गया है। दूसरे कथन को अगर मैं पढ़ लूँ तो ये भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो है ना टोडा आपका भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का जो ये आपका सदस्य है और इसे आपका प्रोटो दक्षिण द्रविड़ समूह से भी जो है ये आपका संबंधित माना जाता है और इसमें ध्वनियों की जटिलता बहुत अधिक होती है जो इसे अन्य द्रविड़ भाषा जैसे कि आपका तमिल या फिर कन्नड़ हो गया इससे आपका अलग और विशिष्ट भी जो है आपका बनाता है। यानी कथन 2 भी जो है ना ये आपका सही जो आपका दिया गया है, यानी दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए गंडक नदी निम्नलिखित में से किस नदी की ट्रिब्यूटरी नदी यानी सहायक नदी आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो सबसे पहले अगर गंडक नदी के उद्गम की बात कर ले तो ये गंडक नदी का जो उद्गम है ना ये आपका नेपाल हिमालय में जो है नुबाइन हिमालय ग्लेशियर से जो इसका उद्गम होता है और नेपाल में इसे जो है ना ये आपका सलीग्रामी या और मैदानी इलाकों में जो है इसे आपका नारायणी के नाम से भी जो है आपका जाना जाता है और गंगा से मिलन मतलब कि कहाँ पर होता है गंडक नदी का, तो ये जो आपका बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से जो है ना भारत में जो आपका प्रवेश करती है और अंततः जो है पटना के निकट सोनपुर यानी हाजीपुर में जो है ना ये आपका गंगा नदी के बाएं तट पर जो है आपका मिल जाती है। और इसकी विशेषता की बात कर ले तो ये आपका गंगा की प्रमुख बाएं तट की जो है ना ये आपका सहायक नदियों में से एक जो आपका माना जाता है और इस नदी में पाए जाने वाले विशेष काले पत्थर को जो है ना ये आपका शालिग्राम के रूप में भी जो ये आपका पूजा जाता है। तो इसके अलावा गंडक परियोजना की बात कर ले तो ये आपका भारत यानी बिहार और उत्तर प्रदेश और नेपाल की जो है ना एक आपका संयुक्त सिंचाई और बिजली परियोजना है जिसका मुख्य केंद्र आपका कौन सा है तो ये आपका वाल्मीकि नगर है। इसके अलावा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका किस नदी के किनारे स्थित है, अगर ये पूछा जाए तो आपका गंडक नदी किनारे ही जो है आपका स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और प्रसिद्ध जो आपका सोनपुर मेला भी जो है ना इसी नदी के गंगा के संगम स्थल पर के पास जो है ये आपका आयोजित किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी गंडक नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है तो ये आपका गंगा की जो है आपका सहायक नदी है। तो ऑप्शन सी गंगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ना फाइनेंशियल बिल्स यानी वित्त विधेयकों के बारे में जो है विशेष उपबंधों से जो आपका संबंधित है, आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये वित्त विधेयकों के बारे में जो आपका विशेष उपबंध से संबंधित जो आपका अनुच्छेद है ना ये आपका अनुच्छेद 117 है। और अनुच्छेद 117 में क्या कहा गया है तो ये संविधान का अनुच्छेद 117 जो है ये आपके वित्त विधेयकों के लिए जो है ना विशेष प्रक्रिया जो है आपका निर्धारित करता है। और वित्त विधेयक आपके वे विधेयक होते हैं ना जो न केवल कर लगाने या फिर धन खर्च करने यानी अनुच्छेद 110 के विषय से जो है ना ये आपके संबंधित होते हैं, बल्कि सामान्य कानून के विषय से भी जो है ये आपके जुड़े होते हैं। और अनुच्छेद 117 के क्लोज 1 में आपका क्या किया गया है तो देखिए ये उन वित्त विधेयकों के बारे में है ना जिनमें अनुच्छेद 110 में उल्लेखित मामले जो है आपका शामिल है और इन्हें राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना जो है ना आपका पेश नहीं किया जा सकता है और ये केवल आपका लोकसभा में जो आपके पेश किए जाते हैं। अनुच्छेद 117 के क्लोज 3 के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए ये आपका उन विधायकों से आपका संबंधित है ना जिनमें भारत के सचिव निधि से आपके व्यय जो आपके शामिल होते हैं, लेकिन वे आपके अनुच्छेद 110 के अंतर्गत जो है ना ये आपके नहीं आते हैं। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों के विश्लेषण की बात कर ले यानी अन्य अनुच्छेद के विश्लेषण की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 110 जो है ये आपका मनी बिल यानी धन विधेयक से संबंधित है और इसमें केवल आपके वे विषय शामिल होते हैं ना जो पूरी तरह से कराधान या फिर ऋण लेने या फिर संचित निधि से जो है धन निकालने से जो आपका संबंधित है। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 112 की बात करें तो आपका बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण से आपका संबंधित है और ये आपका केंद्र सरकार के जो है वार्षिक बजट को प्रस्तुत करने से जो आपका अनुच्छेद 112 जो आपका संबंधित है। अनुच्छेद 123 की बात कर ले तो ये आपका राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से जो है ना ये आपका संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बास्केटबॉल खेल को नियंत्रित करने वाली जो है ना आधिकारिक संस्था कौन सी है आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये बास्केटबॉल खेल को नियंत्रित करने वाली जो आधिकारिक संस्था है ना ये आपका फीबा है और फीबा का फुल फॉर्म क्या होता है तो ये आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल होता है और ये आपका विश्व स्तर पर जो है ना बास्केटबॉल के नियमों को जो है आपका निर्धारित करता है और बास्केटबॉल विश्व कप व ओलंपिक टूर्नामेंटों का भी जो है इसके द्वारा जो आपका संचालित किया जाता है। तो ऑप्शन बी
फीबा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर फीबा की स्थापना के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए इसकी जो स्थापना है ये आपका 18 जून 1932 को जो आपका किया गया था। इसका जो मुख्यालय है ना ये आपका स्विट्जरलैंड के मीस में जो है आपका स्थित है। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों की विश्लेषण की बात कर ले तो देखिए फीफा ये जो आपका फुटबॉल का जो है ना एक आपका वैश्विक नियामक संस्था है। इसके अलावा अगर आईसीसी की बात कर ले तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का जो है ये आपका नियामक संस्था है। FIVB की बात कर ले तो ये आपका वॉलीबॉल की वैश्विक नियामक संस्था है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सार्क का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है, कि आपसे पूछा गया था। तो सबसे पहले आप सार्क का फुल फॉर्म जान लीजिए। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है, यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ये जो आपका सार्क का जो है आपका फुल फॉर्म होता है। और सार्क की जो स्थापना है ना ये आपका 8 दिसंबर 1985 को जो है ये आपका बांग्लादेश के ढाका में जो आपका किया गया था। हालांकि इसका जो सचिवालय यानी मुख्यालय जो है ना ये आपका बाद में जो आपका स्थापित किया गया था, यानी सार्क सचिवालय की जो स्थापना है ना ये आपका 16 जनवरी 1987 को जो है काठमांडू नेपाल में जो आपका किया गया था। और इसका उद्घाटन नेपाल के जो है उस समय तत्कालीन राजा वीरेंद्र विक्रम शाह के द्वारा जो है ना इसका उद्घाटन जो आपका किया गया था। और वर्तमान में सार्क के अगर सदस्य देश की बात कर ले तो ये आपके 8 सदस्य देश हैं। और 8 सदस्य देश कौन कौन से, तो ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान आपका शुरुआत में आपका शामिल नहीं हुआ था। 2007 में जो है ना अफगानिस्तान जो है ये आपका सार्क देश में जो आपका शामिल हुआ था। और सार्क का एग्जाम में मुख्य उद्देश्य पूछा जाता है। तो ये इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना ये दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास में तेजी लाना और सामाजिक सांस्कृतिक विकास को जो है ना ये आपका प्रोत्साहित करना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो सार्क का जो मुख्यालय ये आपका कहाँ पर है, तो आपका काठमांडू नेपाल में है। तो ऑप्शन सी काठमांडू नेपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो है ना ये किस वर्ष में किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए जो है ना ये आपका जून 1972 में जो है अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो है ना ये आपका किया गया था। और इसरो से आपका इसका संबंध क्या, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सितंबर 1972 में जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत जो है ये आपका लाया गया था। और इसका मुख्यालय की बात कर ले तो देखिए अंतरिक्ष विभाग का जो आपका मुख्यालय है ना ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, तो ये अंतरिक्ष विभाग जो है ना आपका सीधे भारत के प्रधानमंत्री के अधीन होता है। और आमतौर पर इसरो के अध्यक्ष जो है ये आपके अंतरिक्ष विभाग के जो है आपके सचिव भी जो है आपके होते हैं। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों के स्पष्टीकरण की बात कर ले तो ये वर्ष 1962 में इस वर्ष आपका परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत जो है ये आपके इन्कोस्पायर की स्थापना जो है ना आपका किया गया था। जो इसरो का आपका जो है ये आपका पूर्ववर्ती रूप था, यानी इसरो का जो पहले नाम था ये आपका इंसोस्पायर था। और इसकी स्थापना ये आपका 1962 में जो आपका किया गया था। 1969 यानी 15 अगस्त 1969 को जो है ना इंस्कोस्पायर को पुनर्गठित करके जो है इसरो जो है आपका बनाया गया था। तो इसरो का स्थापना अगर पूछा जाए कि कब किया गया था तो ये आपका 15 अगस्त 1969 को जो आपका किया गया था। और 1975 की बात कर ले तो देखिए इस वर्ष भारत ने जो है ना अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट को जो ये आपका सफलतापूर्वक जो आपका लॉन्च किया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें कि भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना ये जो आपका किस वर्ष हुआ था, तो आपका वर्ष 1972 में हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पता है कि भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा जो है ना किस वर्ष में किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की जो घोषणा है ना ये सबसे पहले जो है आपका अप्रैल 2000 में जो आपका किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है ये आपका निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और रोजगार के जो है ना नए अवसर जो आपका पैदा करना था। इसके अलावा SEZ की बात कर ले तो देखिए SEZ नीति से पहले जो है भारत में आपका जो है EPZ यानी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र मॉडल जो है ना ये आपका प्रचलित था। और एशिया का पहला जो आपका EPZ जो है ना ये आपका 1965 में जो है कांडला यानी गुजरात में जो आपका स्थापित किया गया था। और SEZ अधिनियम की बात कर ले तो ये नीति की सफलता और उसे कानूनी मतलब की मजबूती देने के लिए जो है ना भारत सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 जो आपका पारित किया था, जो कि आपका 10 फरवरी
जनवरी 2006 से जो है ये आपका प्रभावी हुआ था। तो ये SEZ मतलब कि एक ऐसा आपका क्षेत्र है ना जहाँ व्यापार और शुल्क संबंधी कानून जो है देश के बाकी हिस्सों से अलग और अधिक भी जो है आपके उदार होते हैं, और इन क्षेत्रों को जो है ये आपका फॉरेन टेरिटरी यानी विदेशी क्षेत्र की तरह भी जो है आपका माना जाता है। और कई सारे बच्चे इसमें आपके मतलब कि कंफ्यूजन यानी भ्रम में रहते हैं कि मतलब कि जैसे अगर इसके नीति के बारे में पूछा जाए तो उत्तर जो आपका 2000 होगा, जब अधिनियम के बारे में एक्ट के बारे में पूछा जाए तो उत्तर जो होगा ये आपका 2005 होगा, या फिर लागू कब हुआ था अगर ये पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका प्रभावी होने के मतलब कि प्रभावी जो हुआ था ना ये आपका 2006 में हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन क्वेश्चन में आज आपका पूछा गया था कि SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति की जो घोषणा है ना ये किस वर्ष में किया गया था, तो ये आपका अप्रैल 2000 में जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि अफ्रीका में एमपॉक्स वैक्सीन के उपयोग की जो है ना पहली बार आधिकारिक स्वीकृति और प्री क्वालिफिकेशन जो है ये किसके द्वारा आपका दिया गया था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 13 सितंबर 2024 को जो है पहली बार एमपॉक्स के लिए अपनी आधिकारिक स्वीकृति जो है ना यानी प्री क्वालिफिकेशन जो है ये आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो आपका प्रदान किया गया था। और ये कदम जो है विशेष रूप से अफ्रीका में तेजी से फैल रहे एमपॉक्स प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए जो है आपका उठाया गया था। और इस वैक्सीन का नाम अगर पूछा जाए तो ये स्वीकृत होने वाली पहली वैक्सीन जो है ना ये आपका डेनिश कंपनी बोरियन नार्डिक के द्वारा जो है ये आपका निर्मित MBABN मतलब जिसे आपका कि जैनियोस के नाम से भी जो आपका जाना जाता है। और इसके बाद आपका नवंबर 2024 में जो है जापान की LC16M8 वैक्सीन को भी जो है ये आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की आपातकालीन उपयोग सूची में भी जो है आपका शामिल किया गया है। और इसका निर्माता के बारे में अगर पूछा जाए यानी एमपॉक्स के निर्माता कौन रहे थे, तो ये आपका वैक्सीन जो है डेनमार्क की फार्मास्यूटिकल कंपनी बेवेरियन नार्डिक के द्वारा जो आपका बनाया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, यानी इसकी जो स्वीकृति और प्री क्वालिफिकेशन जो है ना ये आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि प्राचीन भारत में हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करने के लिए जो है ना ये किसकी सहायता आवश्यक होती थी, आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए अगर हिरण्यगर्भ की बात कर ले तो देखिए हिरण्यगर्भ का जो शाब्दिक अर्थ है ना ये आपका गोल्डन वॉर्म यानी स्वर्ण गर्भ जो होता है मतलब किसका शाब्दिक अर्थ होता है। और ये जो आपका एक विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठान था जिसे प्राचीन और मध्यकालीन भारत के राजाओं के द्वारा जो है ना इस मतलब कि अनुष्ठान को जो आपका किया जाता था। और इसका उद्देश्य क्या था, तो ये जो आपका अनुष्ठान है ना ये मुख्य रूप से जो है उन शासकों के द्वारा आपका किया जाता था जो जन्म से आपके क्षत्रिय नहीं थे। और मान्यता आपका ये था ना कि ब्राह्मणों की सहायता से जो है इस अनुष्ठान को पूरा करने के बाद जो है कर्ता का पुनर्जन्म एक क्षत्रिय के रूप में जो आपका माना जाएगा, भले ही वह जन्म से मतलब कि किसी भी जाति का ही क्यों ना हो। इसके अगर प्रसिद्ध उदाहरण की बात कर ले तो ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग ने जो है ना 8वीं शताब्दी में जो है महाराष्ट्र के एलोरा में ये जो आपका अनुष्ठान जो वो करवाए थे। और दंती दुर्ग ने ही जो है ये आपका चालुक्य राजा को हराने के बाद जो है अपनी सत्ता को वैध बनाने और क्षत्रिय का दर्जा प्राप्त करने के लिए भी जो है ब्राह्मणों की मदद से हिरण्यगर्भ यज्ञ भी जो ये आपके करवाए थे। यानी अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर ले कि हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करने के लिए किसकी सहायता आवश्यक होती थी, तो आपका ब्राह्मण की यह सहायता जो आपका आवश्यक होती थी। तो ऑप्शन बी ब्राह्मण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि तापमान यानी टेम्परेचर मापने के लिए जो है ना मुख्य रूप से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये तापमान मापने के लिए जो है ना ये आपका थर्मोमीटर उपकरण का उपयोग जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी थर्मोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके अगर यूनिट्स यानी इकाई की बात कर ले तो ये तापमान को आमतौर पर जो है ना ये आपका डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन में जो आपका मापा जाता है। और अन्य विकल्पों के अगर विश्लेषण की बात कर ले जहाँ से आगे के चैप्टर में प्रश्न बन सकते हैं, तो ये बैरोमीटर इसका जो उपयोग है ना ये आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए जो है बैरोमीटर का प्रयोग जो आपका किया जाता है। हाइग्रोमीटर की बात कर ले तो देखिए इसका जो उपयोग है ना ये आपका हवा में आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी को या फिर नमी मापने के लिए जो है हाइग्रोमीटर का उपयोग जो आपका किया जाता है। एनीनोमीटर की बात कर ले तो देखिए इसका जो उपयोग है ना ये आपके हवा की गति यानी विंड स्पीड मापने के लिए जो है ये आपका एनीमोमीटर का उपयोग जो आपका किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि थिएटर 2 मुख्य रूप से जो है ना किस राज्य में किया जाने वाला जो है एक पारंपरिक अनुष्ठानिक लोक नृत्य है। तो ये थिएटर 2 की बात कर ले तो ये आपका केरल राज्य का जो है ना एक आपका जो है मतलब कि लोक नृत्य है। तो ऑप्शन सी केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत की 6वीं जो पंचवर्षीय योजना है ना इसका मुख्य लक्ष्य या फिर उद्देश्य क्या था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये 6वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है ना ये आपका 1980 से लेकर 1985 तक जो आपका रहा था। और इसके अगर लक्ष्य या फिर उद्देश्य की बात कर ले तो ये इस योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य है ना ये गरीबी को कम करना और बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो है आर्थिक विकास दर में जो आपका वृद्धि करना था। और 6वीं पंचवर्षीय योजना में भी जो है आपके महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो आपके मतलब कि चलाए गए थे, जैसे कि इसी योजना के दौरान जो है गरीबी दूर करने के लिए जो है ना बहुत सारे कार्यक्रम जो आपके शुरू किए गए थे, जैसे कि आपका IRDP यानी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसे इंग्लिश में आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपका 6वीं पंचवर्षीय योजना में जो आपका शुरू किया गया था। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए भी जो प्रशिक्षण है ना यानी ट्राइसेम का जो योजना है ये आपका 6वीं पंचवर्षीय योजना में जो आपका शुरू किया गया था। NREP यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम भी जो है इसी पंचवर्षीय योजना में जो आपका शुरू किया गया था। और इसके अगर उपलब्धि की बात कर ले तो ये 6वीं योजना जो है ना ये आपका आर्थिक रूप से जो है ये आपका बहुत जो आपका सफल रहा था, क्योंकि इसमें आपका 5.2% के विकास लक्ष्य के मुकाबले जो है ना आपका 5.7% की वास्तविक वृद्धि जो है ये आपका हासिल किया गया था। और इसी योजना के दौरान मैं आपको बता दूं कि 12 जुलाई 1982 को जो है ना ये आपका नाबार्ड यानी कृषि क्षेत्र के मदद करने के लिए जो है नाबार्ड बैंक की स्थापना भी जो आपका किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है, यानी 6वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य या फिर उद्देश्य क्या रहा था, ये आपका गरीबी निवारण और रोजगार सृजन जो ये आपका रहा था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि मुगलों से पराजित होने के बाद जो है ना उनकी अधीनता स्वीकार करने वाले वे राजपूत शासक कौन थे, जिन्हें उनकी पैतृक भूमि यानी जमीन वतन जागीर के रूप में जो है ना ये आपका वापस जो आपका लौटा दिया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मुगलों से पराजित होने के बाद जो है ना कछवाहा राजपूतों ने जो है अकबर की अधीनता जो है आपका स्वीकार की और बदले में अपने पैतृक भूमि आमेर को जो है ना वतन जागीर के रूप में भी जो है आपका वापस जो आपका प्राप्त किया था। तो ऑप्शन बी कछवाहा राजपूत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल जो है ना मतलब इसकी जो दिशा है सदैव किस ओर मतलब किस ओर होती है, आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो सबसे पहले अगर बात कर ले फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल होता क्या है, तो ये घर्षण एक आपका जो है ऑपोजिट फोर्स होता है यानी विरोधी बल होता है, जो कि आपका 2 सतहों के बीच होने वाली सापेक्ष गति यानी रिलेटिव मोशन का जो है ना ये आपका विरोध करता है। और इसके अगर कार्य करने की दिशा की बात कर ले तो देखिए यदि कोई वस्तु जो है दाहिने की ओर अगर आपका गति कर रही है ना तो घर्षण बल जो है ये आपका बाईं और जो है आपका कार्य करेगा। और ये जो बल है हमेशा उन 2 सतहों के संपर्क तल के जो है ये आपका पैरेलल और गति के ठीक जो है ना ये आपका विपरीत दिशा में जो आपका लगता है, यानी घर्षण बल की दिशा सदैव किस ओर होती है, तो आपके वस्तु के गति की विपरीत दिशा में होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि प्रसिद्ध संस्कृत नाटक रत्नावली की जो रचना है ना ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये रत्नावली की जो रचना है ना ये आपके किसके द्वारा, तो ये आपका सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा जो है इसकी रचना जो आपका किया गया था। और ये जो आपके सम्राट हर्षवर्धन थे ये आपके वर्धन राजवंश के जो है ना ये आपके सबसे शक्तिशाली शासक भी जो आपके माने जाते हैं। तो ऑप्शन सी हर्षवर्धन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इसके नाटक की सार की बात कर ले तो ये रत्नावली जो है ना ये आपके 4 अंकों का जो है एक आपका संस्कृत नाटिका है। और ये राजा उद्यान और रत्नावली यानी सिंघल की राजकुमारी की जो है ना प्रेम कहानी पर जो ये आपका मतलब कि रचना जो ये आपका आधारित है। इसके अलावा मतलब मैं आपको बता दूं कि हर्षवर्धन के द्वारा और संस्कृत नाटक भी जो आपके लिखे गए हैं 3 प्रसिद्ध संस्कृत नाटक कौन कौन से, तो एक तो आपका रत्नावली जो आपका लिखा गया है, प्रियदर्शिका भी जो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, नागानंद भी जो है ना इन्हीं के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपके हर्ष के दरबारी कवि एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखिए हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि रहे थे ना ये आपके बाणभट्ट रहे थे। और इन्होंने मतलब कि बाणभट्ट के द्वारा ही जो है ना ये आपका हर्षचरित और कादम्बरी जो आपका लिखा गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम में पूछ दे कि हर्षचरित और कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया था तो आप हर्षवर्धन मत लगा देना। ये जो आपका बाणभट्ट के द्वारा जो आपका लिखा गया था, जो कि बाणभट्ट जो थे ना ये आपके हर्षवर्धन के जो आपके दरबारी कवि थे। अन्य विकल्पों के अगर विवरण की बात कर ले तो देखिए अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम ये दोनों के जो रचयिता है ना ये आपके कालिदास हैं। हर्षचरित जो कि आपका हर्ष की जीवनी इसकी रचयिता आपके बाणभट्ट है।
उत्तर रामचरित की रचयिता के बारे में पूछा जाए तो देखिए उत्तर रामचरित के जो रचयिता है ना, ये आपके भौभूति है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब मापने के लिए जो है ना किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए जो है ना, ये आपके स्पिग्मोमैनोमीटर का उपयोग जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इसके मापन की इकाई की बात कर ले तो देखिए रक्तचाप को जो है ना, ये आपका mmHg यानी मिलीमीटर ऑफ मरकरी से जो है आपका मापा जाता है। और सामान्य रक्तचाप क्या होता है एक स्वस्थ मतलब कि मनुष्य का, तो देखिए एक स्वस्थ वयस्क का जो मतलब कि सामान्य जो आपका ब्लड प्रेशर है ना, ये आपका 120/80 mmHg होता है। और यहाँ से आपका प्रीवियस शिफ्ट में आपका प्रश्न पूछा गया था कि जो आपका ऊपर की जो संख्या 120 होता है ना, इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए ऊपर की संख्या 120 जो कि आपका हृदय के धड़कते समय धमनियों में दबाव को जो है आपका दर्शाता है, और इसे आपका जो है सिस्टोलिक जो आपका कहा जाता है। जबकि जो आपका नीचे की जो संख्या है ना, ये आपका 80 120/80, तो ये जो आपका नीचे का जो 80 संख्या है ना, जो कि आपका धड़कनों के बीच हृदय के आराम करने के समय को का जो ये आपका दबाव है, और इसे जो आपका डायस्टोलिक जो आपका कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों के विश्लेषण की बात कर ले तो देखिए स्टेथोस्कोप, इसका जो उपयोग है ना, ये आपके हृदय की धड़कन और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए जो आपका किया जाता है। इसके अलावा ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका हृदय की विद्युत गतिविधि यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की जाँच करने और हृदय रोगों का पता लगाने के लिए जो है ना, मतलब कि हृदय रोगों का पता लगाने के किया जाने वाला जो है, ये आपका एक टेस्ट है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो ये आपका ऑप्शन बी में आपका दिया गया है स्पिग्मोमैनोमीटर। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारतीय साधारण बीमा निगम यानी GIC की स्थापना जो है ना 1 जनवरी को किस वर्ष में किया गया था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने 1972 में जो है ना साधारण बीमा व्यवसाय यानी राष्ट्रीयकरण अधिनियम GIBNA को जो है आपका पारित किया था। और इस अधिनियम के माध्यम से जो है ना भारत में चल रही 107 बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण जो है आपका कर दिया गया था। हालांकि इसकी स्थापना की बात कर ले तो देखिए अधिनियम पारित होने के बाद जो है ना भारतीय साधारण बीमा निगम यानी GIC को जो है ये आपका 22 नवंबर 1972 को जो है एक कंपनी के रूप में जो आपका शामिल किया गया था। लेकिन इसमें पूर्ण रूप से जो अपना कार्य है ना, ये आपका 1 जनवरी 1973 से जो आपका शुरू किया था। और संरचना की बात कर ले तो ये शुरुआत में GIC के पास जो है ना, ये आपके 4 सहायक कंपनियां थी। और वो 4 सहायक कंपनियां कौन कौन सी, तो पहला आपका नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड था, सेकेंड आपका न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड था, थर्ड आपका ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड था, और फोर्थ आपका यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड था। और वर्तमान भूमिका की बात कर ले तो वर्ष 2000 के बाद GIC को जो है ना भारत की एकमात्र पूर्ण बीमा यानी री इंश्योरेंस कंपनी के रूप में भी जो है ये आपका अधिसूचित किया गया है। और इसकी 4 सहायक कंपनियों को भी जो है ये आपका स्वतंत्र जो आपका बना दिया गया है। इसके अलावा अगर अन्य महत्वपूर्ण वर्ष की बात करें जो कि आपके ऑप्शन में जो आपके दिए गए हैं, तो देखिए आपका 1956 दिया गया था। तो देखिए इस वर्ष जो है ना आपका भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना जो आपका किया गया था, जो कि आपका 1 सितंबर 1956 को आपका किया गया था। वर्ष 1999 ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो देखिए इस वर्ष जो है ना बीमा क्षेत्र के नियामक IRDAI यानी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की जो स्थापना है ना, ये आपका वर्ष 1999 में जो है ये आपका किया गया था। यानी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय साधारण बीमा निगम की जो स्थापना है ना, ये 1 जनवरी को किस वर्ष में किया गया था, तो ये आपका 1973 में जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन सी 1973 आपका करेक्ट आंसर होगा। और जाते जाते फिर से मैं एक बार मेरठ सुरूरपुर वाले को जो वो तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि आज तक इस प्रकार से किसी भी बच्चे ने जो है ना आज तक मुझे प्रश्न नहीं भेजा था, जो कि इस बच्चे ने मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल लिख कर भेजे हैं। तो इनको फिर से मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद करता हूँ। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है तो अभी अपने क्वेश्चन को जो टेलीग्राम पे जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह SSC के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।